हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ और जहां भी हिंदी साहित्य व्याकरण पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। और मेरे सामने है टीजीटी, पीजीटी का 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसका मैं विश्लेषण करने वाला हूँ काफ़ी कम समय में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो बता दें, जो क वर्ग वाला होता है, क लाइन वाला, उसको कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। और जो च लाइन वाला होता है, च, छ, ज, झ, इयाँ, उसे तालव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए। ठीक, ये त, थ, द, ध वाला ये दंत ध्वनियाँ हैं। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। और ट, ठ, ड, ढ, ढ ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक ना? निम्नलिखित, तो विकल्प यहाँ पे इस वाला सही था। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द बताना है। फारसी भाषा का बता दें, अंगूर जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और आग जो है ये एक तद्भव है, इसका तत्सम अग्नि होता है। केला तद्भव है, इसका तत्सम कदली होता है। और अमरूद एक फारसी भाषा का था शब्द है। तो यहाँ पे विकल्प डी वाला सही है। ठीक ना? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो बता दें, क, ख, ग, घ, अंगा, ये है ना। तो अल्प ध्वनियाँ पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग की ध्वनियाँ अल्प ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक ना? तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए पहले लाइन वाला कौन है? त है। ठीक, ये दूसरे लाइन वाला आ जाता है और ये चौथे में आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी, त है। तो क, च, ट, त, प ये सब अल्प ध्वनियाँ हैं। तो विकल्प डी सही है यहाँ पे। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। बता दें कि स्पर्श ध्वनियाँ क से लेकर म तक ध्वनियों को कहा जाता है स्पर्श घोष। घोष कहा जाता है तीसरे, चौथे और पाँचवें, मतलब ग, घ और अंग, ऊपर से लेकर क वाले से लेकर म तक, यानी कि स्पर्श ध्वनियों में ग, घ, अंगा वाली तीन, तीसरा, चौथा और पाँचवा वाली लाइन की जितनी भी ध्वनियाँ आएंगी वह घोष ध्वनियों में आएंगी। तो कौन सा हो गया? देखिए, क से म तक स्पर्श, और घोष की बात करें तो ग, घ, अंगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और उसके बाद महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा को क्या कहेंगे? महाप्राण, जैसे ख और घ वाला। ठीक, दंत वाला कौन सा होगा? दंत के लिए त, थ, द, ध, न, त वाला लाइन, त, थ, द, ध, न। ठीक ना? ये सब आ जाएंगे। तो अब देखिए इन सभी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा यहाँ पे बताना है। तो बता दें हम, ध, जो ध है ये देखिए स्पर्श ध्वनियों में आएगा, यानी कि क से म वाले के बीच में आएगा ना। और उसके बाद घोष वाला कौन सा बोले हैं? ग, घ और अंगा वाली लाइन ऊपर से नीचे तक। ठीक, तो ध आ जाएगा इसमें चौथे में। और उसके महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ग ऊपर से लेकर नीचे तक। दंत में त, थ, द, ध, न, तो ध किस में आ गया? चारों में आ गया। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? कंघी है कि ओठ है कि कट्टा है कि इक्खु है? इसमें से बताइए। तो बता दें, कट्ठा जो है, कट्टा है, यह एक तत्सम शब्द है। विकल्प सी सही है। किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि के बारे में बताना है। बता दें, अयादि संधि 3 अक्षरों का मैक्सिमम होता है। और नाविक यहाँ पे क्या है? एक अयादि संधि है। जैसे पवन हो गया, पवन हो गया, और नायक हो गया। ठीक है, पवन, नायक, नाविक, ये सब जो है अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प हैं, इसमें बताना है किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिसमें काम हो उसमें सकर्मक क्रिया होगा। तो देखिए, श्यामल कोलकाता जा रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या कोई काम है? सीमा खाना खा रही है, खाना खत्म हो रहा है और सीमा उसको क्या कर रही है? खा रही है। तो यहाँ पे काम हो रहा है। तो विकल्प सी सही होगा, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसका मकान बहुत बड़ा है, सही है। उसका मकान बहुत बड़ा सही होगा। दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं होगी, दही खट्टा होगा, क्योंकि दही एक पुल्लिंग है। ठीक, और बता दें कि दही हिंदी में तो पुल्लिंग होता है,
और संस्कृत में अगर बात करें तो यह स्त्रीलिंग में आ जाता है। अनेक हाथी जा रही हैं, हाथी एक पुल्लिंग है तो रही है नहीं होगा, यहाँ पे रहा है होना चाहिए, इसलिए गलत है। रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छी नहीं है, रुमाल अच्छा है। रुमाल एक क्या है, पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है, ठीक ना। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। किस शब्द में यण संधि है, यण संधि का प्रयोग किस में हुआ है? यण संधि बता दें, य व के पहले आधा अक्षर आता है लिंग के स्थान पे, तो वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यण संधि, तो गुरुदार्य जो है इसमें यण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा गुरु, ठीक, प्लस औदार्य, ठीक ना, गुरु प्लस औदार्य होगा। तो विकल्प डी सही है यहाँ पर। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण कई बार आ चुका है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अन्वेषण में यण संधि है और इसमें अनु हो जाएगा, अनु धन एषण हो जाएगा, विकल्प सी सही है, ठीक ना। फुलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलधि, और इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है बताना है, इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो बता दें इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, विकल्प बी सही है। कारण के उपस्थित होने के बावजूद भी जब कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, विकल्प बी सही है। किस छंद को कवित्त कहते हैं? कवित्त किस छंद को कहते हैं? तो घनाक्षरी को कहते हैं, विकल्प डी सही है। यह एक वर्णिक छंद है घनाक्षरी, तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही था, डी। घनाक्षरी भावों की, संचारी भावों की संख्या कितनी है? कई बार आ चुका है, संचारी भावों की संख्या जो है वह 33 है, विकल्प सी सही है। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी की है, विकल्प ए सही है यहाँ पर, मालवी। और निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ओकार बहुला नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? बता दें ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों जो बोलियाँ हैं ये ओकार बहुला हैं, बाकी खड़ी बोली जो है ये आकार बहुला है, ठीक ना। तो विकल्प डी सही होगा। और भोजपुरी क्या है? भोजपुरी इकार बहुला है, ठीक ना। हिंदी की ओकार बहुला बोली है, हिंदी की ओकार बहुला कौन सी बोली है? अभी ऊपर आया है तो ब्रज हो जाएगा, विकल्प सी सही है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ी जो है उकार बहुला है, और जो अवधी है ये भी उकार बहुला है, जो हरियाणवी है ये आकार बहुला है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली बताना है तो छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी है और एक अवधी आता है। और बिहारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? बिहारी हिंदी का विकास जो है वह किससे माना जाता है? तो मगधी अपभ्रंश से माना जाता है, विकल्प डी सही है। और ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? ग्वालियर और भोपाल क्षेत्र का बात कर रहा है तो वहाँ पे बुंदेली बोली जो है प्रचलित है, विकल्प ए सही है। हतो हतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? तो ये बता दें ब्रज भाषा की हैं, विकल्प बी सही है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास बताना है किस शब्द में है? तो पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है पहला पद, तो यहाँ पे स्वरूप जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास बताना है किस शब्द में है? नीलपीत, परमेश्वर, मुनिश्रेष्ठ, नरसिंह। तो बता दें हम कि परमेश्वर मतलब हुआ, परमेश्वर में कर्मधारय समास है और मुनिश्रेष्ठ जो है इसमें तत्पुरुष समास है, विकल्प सी सही है, ठीक ना। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक किस में है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, तो माँ ने बच्चों के लिए होगा, को के लिए के अर्थ में तोड़ सकते हैं, तो माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, विकल्प बी जो है वह सही है। और किस वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हुआ है? 2 कर्म किस में प्रयुक्त हुआ है बताइए? तो मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और लड़के ने क्या किया? पढ़ा। इसमें क्या हो रहा है? 2 क्रिया हो रहा है, तो ये इसमें 2 कर्म प्रयुक्त हैं, विकल्प ए सही है। और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा
शब्द शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से बताना है। तो बता दें प्राणी वृंद, अत्यधिक जो है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, जो आ का मात्रा है यहाँ पे नहीं रहेगा। और अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, यहाँ पे भी आ का मात्रा नहीं रहेगा। दुरावस्था में भी आ का मात्रा नहीं रहेगा, दुरावस्था होता है। प्राणी वृंद जो है यह सही है, विकल्प डी यहाँ पे सही है। और इसको अगर आपको गलत अगर दिखाना होता तो ये जो ड़प है इस पे क्या कर देता, बड़ी ई कर देता, यहाँ पे हो जाता आपको कन्फ्यूजन, ठीक ना। तो यहाँ पे डी वाला सही था, प्राणी वृंद। आगे चलते हैं। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूर्णतः ढक जाएं, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। अभी थोड़ी दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और यहाँ पे क्या कह रहा है, वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूर्णतः ढक जाए, उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा। तो बता दें खग्रास होगा, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित विलोम शब्द बताना है निम्नलिखित में से। और यहाँ पे अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया हुआ है, प्राची का प्रचिति और सजाति का विजाति, आनत का विनत दिया हुआ है, जो कि यही क्या है, गलत है। यहाँ पे गलत चुनना था, ठीक है ना। तो बता दें विनित का जो होता है, विनित का विलोम जो होता है उद्धत होता है, ठीक ना। अब निम्नलिखित विलोम शब्द यहाँ पे भी बताना है कौन सा गलत है, गलत बताना। उन्मुख का विमुख सही है विलोम में। ऋण का अनिऋत ये भी सही है अगर बात करें तो विलोम शब्द की। और मंद का द्रुत भी सही है। गत का अनागत नहीं होता है, ये दोनों समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। बता दें गत का आगत होता है विलोम, ठीक ना। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, सही नहीं है किसकी वर्तनी। बता दें द्वारका, अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या होता है सही वर्तनी। तो विकल्प यहाँ पे बी वाला जो है वह गलत है, सही नहीं पूछा इसमें। बाकी केंद्रीयकरण और संवैधानिक ये सब सही हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द पहचानना है। तो बता दें ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, भास्कर भी सही है, अंतर्धान सही है, और आर्द्र जो है ये गलत है, यहाँ पे आर्द्र होगा और यहाँ पे र रहेगा नीचे दो में, ठीक ना। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का बताना है। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है। तो बता दें हिरण्यकशिपु होता है, ये ध्यान रहे आपको, हिरण्यकशिपु होता है, विकल्प ए सही है। नीलकमल में समास बताना है, नीलकमल में कौन सा समास है। तो बता दें कर्मधारय समास है नीलकमल में। और चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। चलना खाना जो है यह संज्ञार्थक क्रियाएं हैं, विकल्प ए सही है। किस शब्द का अर्थ सूर्य है, सूर्य किसका अर्थ है यहाँ पे बताना। तरड़ी जो होता है ना, तरड़ी नाव का है, नाव का पर्यायवाची होता है, नौका का पर्यायवाची होता है। और जो ये तरड़ी है जिसमें छोटी का मात्रा लगा है, यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। बाकी तरुड़ी जो होता है विकल्प सी में जो है यह आग का पर्यायवाची है। और तटिनी जो डी वाला है यह नदी का पर्यायवाची है, ठीक ना, नदी का या दरिया का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही होगा, ठीक है ना, सूर्य तरड़ी के लिए प्रयुक्त होगा। हाटक शब्द का पर्याय क्या है। हाटक बता दें हाटक का पर्याय सोना होगा, स्वर्ण होगा, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है यहाँ पर हाटक। ऊपर की ओर उछाला गया, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ऊपर की ओर तो बता दें उच्छिप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, उत्क्षिप्त, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। कुख्यात में उपसर्ग कु है, कुचाल में भी कु है, कुयोग में भी कु है। कुलीन में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे कुल मूल वर्ड है शब्द, और इन इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, जो तद्धित प्रत्यय है इन। स्वयंभूदय शब्द में कौन सी संधि है। स्वयंभूदय में बता दें दीर्घ संधि है, विकल्प डी सही है, दीर्घ स्वर संधि। और इसका संधि विच्छेद जो होगा वह स्वयंभू धन उदय होगा, ठीक ना। गणेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। गणेश का पर्यायवाची विनायक होगा,
विनायक गणेश का पर्यायवाची है। बाकी शूरपति जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है और देवराज भी इंद्र का पर्यायवाची है। और अच्युत मतलब स्थिर होता है, अटल होता है, उसका पर्यायवाची। और निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास विरचित कृति कौन सी है? कालिदास की रचना इसमें बताना है। बता दें जो कादम्बरी है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ठीक, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी। स्वनवास दत्तम जो है यह भास की रचना है और यह 6 अंकों में विभाजित है। मेघदूतम यह कालिदास का है। तो विकल्प सी सही होगा, कालिदास की रचना पूछा है। बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। दौ अपी की संधि क्या होगी? दौ अपी बता दें कि दावपी, यहाँ पे दावपी एक तीनों नहीं होगा, तीनों विकल्प गलत है। दौ अपी की संधि विच्छेद संधि जो होगी द्वावपी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखे वो सही हुआ, तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक ना। गुरुवाज्ञा शब्द में संधि कौन सा है? गुरुवाज्ञा में बता दें यण संधि है, गुरु धन आज्ञा, गुरुवाज्ञा। विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि किस में है बताना है। तो बता दें सज्जन जो है इसमें व्यंजन संधि है, सतधन जन होगा इसका। तो विकल्प ए सही है। विद्यालय में जो है विद्या धन आलय दीर्घ संधि है। और निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? यहाँ पे गलत कह रहा है, कौन सा है? तो बता दें अन्वेषण का अन्वेषण होगा, सही है। भावुक का भाव धन उक नहीं होगा, विकल्प बी जो है यह गलत है। वागीश का वाकिश होगा, ये सही है, ये सही है। तो विकल्प बी यहाँ पे जो था गलत था। परोपकार संधि में शब्द में कौन सी संधि है बताना है। तो पर धन उपकार बराबर परोपकार शब्द में संधि नियम बताना है। तो आदिगुण नियम है सूत्र, विकल्प सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास के बारे में बताना है। तो दधि गृहीतम में द्वंद्व समास है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म बताना है। तो बता दें उपकृषणम तत्पुरुष समास है, गलत है। महादेव में कर्मधारय है और पुष्प धनवा में बहुब्रीहि है, यह भी सही है। और सुख व कम में द्वंद्व है, ये सही है। तो पहला वाला जो था वो गलत था इसमें। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? अन्य पद की प्रधानता जिसमें होती है, यानी दो शब्द मिलें जुटें और तीसरे का नाम आए, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा? बता दें आत्मना होगा, विकल्प सी सही है, आत्मना। और उसके बाद पाश्यति पा धातु के किस लकार का रूप है? पाश्यति बता दें पा धातु के किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का है, विकल्प डी सही है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम प्राकृतिक होगा। कृत्रिम मतलब जो इंसानों ने बनाया है, प्रकृति मतलब जो प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भास रचित नहीं है? भास की रचना इसमें से कौन नहीं है? बता दें भास ने कुल 13 नाटक लिखा है भास जी ने, और उसमें से 5 जो है एकांकी है। ठीक, तो अब बता दें महाभाष्यम, ये महाभाष्य जो है महाभाष्य पतंजलि की रचना है। बाकी प्रतिमा नाटकम और स्वप्नवास वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधनारायण, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये भास जी की हैं। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है वह महाभाष्य जो है पतंजलि की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी रचित है? दंडी की रचना इसमें से कौन है? बता दें कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है और काव्य प्रकाश जो है ये मम्मट की रचना है। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन का है, आनंदवर्धन का। और काव्यदर्श जो है काव्यदर्श यह दंडी की रचना है। तो विकल्प ए वाला यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना।
कादंबरी के रचयिता कौन है? कई बार आ चुका अभी आपके सामने, बाणभट्ट जी हैं। भामह आचार्य हैं। भामह किस सब्जेक्ट के या किस क्षेत्र के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य हैं भामह जी। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना बताइए। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है। विकल्प ए वाला जो है सही है। बाकी रघुवंशम कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास की रचना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। रचनाकार के एक तरफ कृति या रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो बता दें मालती माधव जो है यह भवभूति की रचना है। और कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। और प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। बाकी विक्रमो वर्षीयम यह कालिदास की रचना है। अभी थोड़ी देर पहले आया है। कौन सा विकल्प सही होगा आप मिला लीजिएगा। और जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जगत जो है जगत के किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का है। विकल्प सी सही है। नैनत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैनत में संधि विच्छेद बताना है तो न धन एतत होगा। विकल्प ए सही है। अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा? अस्था का लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप बताना है तो बताएं तिष्ठति होगा। विकल्प सी सही होना चाहिए। यहाँ पे ठ बना दीजिए इसको। ठीक, तिष्ठतु होना चाहिए। विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। गम धातु का आगच्छाव रूप किस लकार से होता है? गम धातु का आगच्छाव रूप किस लकार से होता है? तो लंग लकार से होता है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय के योग से बना गलत शब्द कौन सा है? धातु और प्रत्यय के योग से जो शब्द बना है एक इसमें से गलत है, बताना है कौन सा वह है। क्री अनियर प्रत्यय लगा है तो करणीयम हो गया। गम में तुमुन प्रत्यय लगा तो गंतुम हो गया। और जो पठ में तव्य प्रत्यय पठतव्य नहीं होगा। विकल्प सी जो है वह सही है। बाकी कृति के 3 प्रत्यय लगा क्री में, ये सही हो गया कृत। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप कौन सा होगा? बालक का बताना है। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो बालका नाम होगा। विकल्प डी सही है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का संस्कृत में अनुवाद बताइए। बच्चा लड्डू के लिए रोता है तो शिशु मोदकाय रोदिति। विकल्प ए सही होगा। शिशु मोदकाय रोदिति। हरि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिनाम है? हरि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिनाम है? तो बता दें षष्ठी बहुवचन का रूप है। विकल्प ए सही है। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? कितने प्रकाशों में रामचंद्रिका रची गई है? तो 39 प्रकाश हैं इसमें। विकल्प डी सही है। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो इतिवृत्तात्मक इसकी प्रवृत्ति नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण और रहस्यवादी भावना, ये तीनों उसकी प्रवृत्तियां हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किसने दिया? सिद्ध सामंत युग तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था उसे, और रसाल ने कला काल कहा है आदिकाल को। किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है मिश्र बंधु, तीनों भाइयों के द्वारा रचा गया मिश्र बंधु विनोद में सबसे ज़्यादा कवियों का जिक्र हुआ है। जहाँ तक हमको याद है 5000 कवियों का, 4700 5000 के लगभग। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्ति संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया? शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी कवियों का वृत्ति संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया? तो 1883 में प्रस्तुत किया। विकल्प बी सही है। भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? बताना है। तो शालिभद्र सूरी की रचना है। विकल्प सी सही है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो यह कुम्भन दास की काव्य पंक्ति है। विकल्प डी सही है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतर पानी,
फूटा कुंभ जल जलहि समाना येहूँ तथ कथौ ज्ञानी। उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा दर्शन है? दर्शन पूछ रहा है, इसमें कौन सा दर्शन है? तो अद्वैत दर्शन है, विकल्प ए सही है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। इनकी कुल 12 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राम काव्य परंपरा से है? राम काव्य परंपरा से किसका संबंध है? कृष्ण गोस्वामी हित हरिवंश बता दें प्राणचंद्र जी का संबंध है, विकल्प सी सही है। ये अष्टछाप कवि हैं जिनको हम यहाँ पे घेरे हैं, ठीक है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय, निर्णय भिखारी दास की रचना है। भिखारी जल्दी से निर्णय लेता है, मान लीजिए इस बात को, तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है? नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है? कौन नहीं है तार सप्तक के कवि? तो रघुवीर सहाय जी नहीं है। तार सप्तक का बता दें प्रकाशन 1943 में हुआ था, और ये पहले तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, दूसरे को दूसरा तार सप्तक, उसके बाद तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। पहले का प्रकाशन जो है 1943 में, दूसरे का 1951 में, तीसरे का 1959, उसके बाद 1979 में हुआ था चारों तार सप्तक का प्रकाशन, और अज्ञे जी ने किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। स्वयंभू की कृति का नाम बताना है। स्वयंभू की कृति कौन सी है? उसका नाम बता दें पौंचर्यू है, विकल्प बी सही है। भैरवे नायिका भेद किस कवि की रचना है? भैरवे नायिका भेद बता दें रहीम दास की रचना है, रहीम दास, विकल्प डी सही है। गोदान उपन्यास के रचनाकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह मुंशी प्रेमचंद के जीवन का अंतिम उपन्यास है गोदान। इसकी रचना 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी ने की। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना कौन सी है? कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना जो है हवा में हस्ताक्षर। कैलाश कहाँ है? हवा में है, तो वहाँ पे हस्ताक्षर याद कर लो, ठीक है, हवा में हस्ताक्षर। प्रपदवाद एक अन्य नाम है। प्रपदवाद जो है नकेनवाद का अन्य नाम है, विकल्प ए सही है। प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमशः निराला जी की इन रचनाओं का सही वर्ग बताना है। सबसे पहले आ जाएगा सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, उसके बाद राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, विकल्प बी सही होगा, ठीक है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? विकल्प बी सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह यह मार्क्सवादी आलोचक हैं। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, विकल्प सी सही है। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विरह किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विरह किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? तो वह सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित है, विकल्प ए सही है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और लोहे के पंख उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। लोहे के पंख को किसका उपन्यास है? बता दें हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है, विकल्प बी सही है, लोहे के पंख। खुले गगन के सितारे, यह उपन्यास किस लेखिका ने लिखा है? खुले गगन के सितारे मधु काकरिया, मधु काकरिया इसकी रचनाकार हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। कब उन्होंने इसका संपादन किया? तो इसका संपादन 1903 से 1920 तक किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो विकल्प यहाँ पे बी सही होगा। सिंदूर की होली नाट्यकृत के लेखक कौन है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं सिंदूर की होली। यहाँ पे देखिएगा लाल को मत लगाइएगा, सिंदूर लाल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल को लगा दीजिए। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सिंदूर कई चीज़ों का मिश्र होता है, ठीक है ना, इसमें मरकरी भी होता है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा, याद रहे। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? जो अजय की डायरी है यह एक उपन्यास है, विकल्प ए सही है, उपन्यास है।
निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य विकल्प बताना, यानी कि 3 सत्य होगा। बता दें, विशाल भारत मासिक पत्र चतुर्वेदी के संपादन में कलकत्ता से गलत है। और हिंदुस्तान दैनिक का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के संपादन में कालंकर से हुआ था, ये सही है। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन धर्मवीर भारती ने बम्बई से होता था, यह इसका संपादन ये सही है। दिनमान साप्ताहिक पत्र सर्वप्रथम अज्ञेय जी के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो भाषा का प्रारंभ हुआ, विकल्प सी सही है, 1961 से। भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम बताइए। भारत बंधु तोताराम, बाबू तोताराम जी हैं भारत बंधु पत्र के संपादक की बात करें तो। कविवचन सुधा के संपादक कौन है? कविवचन सुधा के संपादक कई बार आ चुका है और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? तो ये किया था भट्टनायक जी ने, विकल्प बी सही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उत्सा नागरी, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो बता दें, इसमें रूपक अलंकार है, विकल्प ए सही है। आप विचार कर लीजिए कैसे है। आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण कौन सा है? तो तदोशब्दर्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, विकल्प सी सही है। तदोशब्दार्थो सगुणवनलंकृति और पुनः क्वापि, ये वाला लाइन जो है सी वाला, यह आचार्य मम्मट का है, याद रहे आपको। छायावाद का पतन समीक्षाकृति के लेखक कौन है? छायावाद का पतन जो है देवराज का है, डॉक्टर देवराज का, विकल्प सी सही है, डॉक्टर देवराज। कौन सी कृति मेहरुन्निसा परवेज की है? मेहरुन्निसा परवेज की कौन सी कृति है? तो फाल्गुनी है, फाल्गुनी भी कह सकते हैं इसको, विकल्प ए सही है। यहाँ पे निबंध संग्रह है, दूसरी तरफ लेखक हैं, कौन किसके हैं बताना है। बता दें, युग संधियों पर जो रचना है यह अज्ञेय की है। वाद विवाद जो संवाद है नामवर सिंह जी का है। और उसके विराम चिन्ह जो है राम विलास शर्मा का है और शब्दिता धर्मवीर भारती का है। कौन सा विकल्प सही होगा आप मिला लीजिएगा, ठीक है। किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? दोहा छंद का लक्षण किसमें है? दोहा में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और पहले तीसरे चरण में जो होता है 13-13 मात्रा होता है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा उसके अनुसार। पीपर पात सरिस मन डोला, इस उदाहरण में पीपर पात का क्या अर्थ है? पीपर पात यहाँ पे जो है यह उपमान है, विकल्प ए सही है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहन्यो गढ़ियो न जाए, यह जो है यह इसमें कौन सा अलंकार है? तो बता दें अर्थातरन्यास अलंकार है, विकल्प सी सही है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, इसमें अद्भुत अलंकार है, अद्भुत रस है, विकल्प भी सही है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए, इसमें बताना है कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण बताना है तो माधुर्य काव्य गुण है। नयन की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, माधुर्य गुण है। और आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में किसका समावेश नहीं हुआ है? समावेश किसका नहीं हुआ है? तो अध्यात्म का समावेश नहीं हुआ है, विकल्प ए सही है। दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है, विकल्प डी सही है। जिस छंद में प्रथम एवं तृतीय चरणों में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में यानी पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में
सात सात मात्रा होता है उसे क्या कहते हैं, 12वें छंद कहते हैं। कुल 19 मात्रा होता है। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहऊ को आहि तुम्हारो। इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है, काव्य गुण बताना है, तो माधुर्य काव्य गुण है। विकल्प ए सही है। साक्षी है गिरि धवल हिमांचल, इस उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष के बारे में बताना है। काव्य दोष कौन सा है, तो बता दें अधिक पदत्व है इसमें, ठीक है। विकल्प डी सही है। पर्वत का कई बार जिक्र कर दिया है पर्यायवाची लालाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक बताना है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक ये दोनों रचनाएं हैं। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। मार्क्सवाद क्या सिखाता है, हर चीज़ पे डाउट करो। तो मैं मार्क्सवाद को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है, यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प सी सही है। प्रमुख आलोचककार हैं ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उस काव्य पंक्तियाँ किस रचना में है, उक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं किस रचना की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रिय प्रवास का है। हरिऔध जी इसके रचनाकार हैं। प्रवास से ली गई हैं पंक्तियाँ। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका बताना है। बेगाने घर में यह किसकी रचना है, बता दें यह मंजुल भगत की रचना है। विकल्प भी सही है। किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है, अनामदास का पोथा। किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है, तो अनामदास का पोथा। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है। स्त्री विमर्श किस में है, श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्री विमर्श का जिक्र है। नवभारत टाइम्स के संपादक का नाम बताइए। सत्यदेव विद्यालंकार जी हैं नवभारत टाइम्स के संपादक। निम्न संतों एवं उनकी जन्म स्थली का मिलान करना है। कौन संत कहाँ जन्मे। नामदेव जी जो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ। रामानुज का जन्म कांचीपुर में हुआ। और शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ। कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। और जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उस पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पुष्टि मार्गी भक्तों के संबंध में यह कथन किसका है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। निम्न रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है, कौन सी रचना पहले है, तो यह रसरत्न बिहारी सतसेई शिवा बावनी और रस रहस्य जो पहला ही ऑप्शन है वही सही है। सबसे पहले कौन आया था, रस रत्न की रचना हुई बिहारी सतसेई शिवा बावनी और रस रहस्य। किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ विषयक भरत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है, तो यह आनंद रघुनंदन में मिलता है। विकल्प डी सही है। कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति किसकी रचना है। कालिदास की निरंकुशता जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये रहे हमारे आज के 125 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अब उम्मीद करेंगे जो भी आपको डाउट्स हो, जिस क्वेश्चन पे भी अगर डाउट्स लगे वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। उसका हम एक बार पूरा जितना हर एक वीडियो का एक बार डाउट्स क्लास लाएंगे, उसको आप परिपूर्ण तरीके से पूरा देखिएगा और फिर सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।